नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारी थाली में मौजूद खाने के पीछे की एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। ये कहानी केमिस्ट्री, इतिहास और एक बहुत ही नाजुक ग्लोबल बैलेंस की है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 280 गुना। सुनने में तो ये बस एक आंकड़ा लगता है ना? लेकिन ये आंकड़ा हमारी खेती के बारे में एक ऐसी सच्चाई बताता है जो थोड़ी चौंकाने वाली है, और ये भी दिखाता है कि कैसे कामयाबी की एक कहानी एक चेतावनी में बदल सकती है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि 1951 से लेकर आज तक हमारी फसलों की पैदावार 5 गुना बढ़ी है, जो कि सच कहूं तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन इस कामयाबी को पाने के लिए हमें फर्टिलाइजर यानी उर्वरकों का इस्तेमाल 280 गुना बढ़ाना पड़ा। ये अनुपात थोड़ा अजीब है और यही हमारी आज की पड़ताल का मेन फोकस है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस मोड़ पर पहुंचे कैसे? हमारी खेती इस सिस्टम पर इतनी ज्यादा निर्भर क्यों हो गई है, जहां हम डालते ज्यादा हैं और पाते कम हैं? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर पौधों की जिंदगी के बेसिक्स को समझना होगा। तो इस पूरी समस्या की जड़ को समझने के लिए हमें पहले पौधों के जीवन के जो 3 सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उन्हें जानना होगा। इन्हें हम NPK कहते हैं। समझ लीजिए, ये पौधों के विकास की ABCD है। तो सबसे पहले आता है N यानी नाइट्रोजन। इसे आप पौधे का इंजन समझ सकते हैं, जो उसे हरा भरा रखता है। नाइट्रोजन ही क्लोरोफिल बनाता है और क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदलता है। सीधी सी बात है, नाइट्रोजन के बिना पौधे का विकास ही रुक जाएगा। फिर है P यानी फॉस्फोरस। इसे आप पर्दे के पीछे का हीरो मान सकते हैं, जो जमीन के नीचे काम करता है। ये मजबूत जड़ें बनाता है और पौधे में एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। और सबसे जरूरी बात, यही फूलों, फलों और अनाज को पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। फास्फोरस के बिना हमें वो फसलें मिलेंगी ही नहीं जो हमारा पेट भरती हैं। और आखिर में है K यानी पोटेशियम। ये पौधे का इम्यून सिस्टम है, उसका बॉडीगार्ड। ये पौधे के अंदर पानी का बैलेंस बनाए रखता है और उसे बीमारियों और सूखे जैसे खतरों से लड़ने में मदद करता है, ताकि फसल कटाई तक एकदम स्वस्थ रहे। तो ये जो NPK न्यूट्रिएंट्स हैं, ये मिट्टी से ही मिलते हैं, लेकिन मिट्टी में ये हमेशा के लिए तो होते नहीं। करीब 100 साल पहले दुनिया भुखमरी के कगार पर खड़ी थी, क्योंकि हमारी जमीनों से ये पोषक तत्व खत्म हो रहे थे। और फिर एक वैज्ञानिक खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये स्लाइड उसी दौर की कहानी कहती है। देखिए, 1800 के दशक में दुनिया की आबादी तो तेजी से बढ़ी, लेकिन खाना नहीं, अकाल पड़ना एक आम बात हो गई थी। कुछ वक्त के लिए तो दुनिया का सबसे बड़ा नाइट्रोजन सोर्स पेरू के द्वीपों पर जमी पक्षियों की बीट थी, जिसे गुआनो कहते थे, लेकिन वो भी खत्म हो रही थी। फिर 1909 में फ्रिट्ज हेबर नाम के एक केमिस्ट ने हवा से नाइट्रोजन खींचकर अमोनिया बनाने का तरीका खोज निकाला, और कार्ल बॉश ने इसे एक औद्योगिक स्तर पर मुमकिन बनाया, और यहीं से जन्म हुआ हेबर बॉश प्रोसेस का। इसे अक्सर मानव इतिहास की सबसे जरूरी केमिकल रिएक्शन कहा जाता है, और ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। जरा सोचिए, इस एक खोज के बिना हमारी धरती ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 4 अरब लोगों का पेट भर सकती थी। आज हम 8 अरब लोगों को खाना खिला पा रहे हैं, तो उसका सीधा क्रेडिट इसी प्रोसेस को जाता है। ये सच में एक चमत्कार था। अब कहानी आती है आधुनिक भारत पर। इसी चमत्कारी तकनीक का इस्तेमाल करके भारत को खाद्य सुरक्षित बनाया गया। इसे नाम दिया गया हरित क्रांति। लेकिन इस चमत्कार के पीछे एक स्याह पहलू भी छिपा था। और ये क्रांति कामयाब रही, जबरदस्त कामयाब। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, 1951 में प्रति हेक्टेयर पैदावार सिर्फ 536 किलो थी। आज ये 2500 किलो से भी ज्यादा है। भारत एक भूखे देश से आत्मनिर्भर देश बन गया। उस वक्त तो ये एक बहुत बड़ी जीत लग रही थी। लेकिन यहीं से असल दिक्कत शुरू हुई। इस कामयाबी को और बढ़ाने के लिए सरकार ने फर्टिलाइजर्स पर भारी सब्सिडी दी। आज भी सरकार एक खाद की बोरी करीब 2200 रुपए में खरीदती है, लेकिन उसे किसानों को सिर्फ 242 रुपए में बेचती है। अब जाहिर सी बात है, जब कोई चीज इतनी सस्ती मिलेगी तो उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल तो होगा ही। और इसी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ने एक खतरनाक चक्र को जन्म दिया है। देखिए, होता क्या है कि बहुत ज्यादा नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर के फायदेमंद कीटाणुओं को मार देता है और उसकी जैविक शक्ति को खत्म कर देता है। इससे मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। अब इसका नतीजा ये होता है कि अगली फसल के लिए किसान को उतनी ही पैदावार लेने के लिए और भी ज्यादा खाद डालनी पड़ती है।
ये एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे हमारी मिट्टी को खत्म कर रहा है। अब इस स्लाइड के आंकड़े आपको सच में चौंका देंगे। भारतीय मिट्टी के लिए एनपीके का जो सही अनुपात है वो है 4:2:1, लेकिन पंजाब में असल में किसान 31.48:1 के अनुपात में खाद डाल रहे हैं, यानी ज़रूरत से लगभग 8 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन। ये फालतू नाइट्रोजन न सिर्फ मिट्टी में जहर घोल रही है, बल्कि हमारे ग्राउंड वाटर को भी गंदा कर रही है, और हम अपनी सबसे उपजाऊ ज़मीन को बंजर बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक घरेलू खेती की समस्या नहीं है। ये चीज़ भारत को दुनिया के सामने बहुत कमज़ोर बना देती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो असली बात यह है, नाइट्रोजन वाली खाद बनाने के लिए हमें नेचुरल गैस चाहिए, जो हम बाहर से मंगाते हैं। फॉस्फोरस के लिए हम लगभग पूरी तरह से आयात पर निर्भर हैं, और दुनिया का 70% भंडार सिर्फ एक देश मोरक्को के पास है। और पोटेशियम, भारत में इसका कोई भंडार है ही नहीं। हम 100% इसे कनाडा, रूस और बेलारूस से खरीदते हैं। और ये स्लाइड दिखाती है कि हम कितने बड़े जियोपॉलिटिकल रिस्क पर बैठे हैं। हमारी 50% से ज्यादा खाद की सप्लाई हॉर्मूज की खाड़ी नाम के एक पतले से समुद्री रास्ते से होकर आती है। अगर कभी इस रास्ते पर कोई रोक लग जाए तो ये भारत में एक राष्ट्रीय खाद्य संकट खड़ा कर सकता है। ये तस्वीर काफी डरावनी लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई हल नहीं है। इस निर्भरता के चक्र को तोड़ने के लिए नए समाधानों पर काम चल रहा है। इन्हीं में से एक बड़ा सॉल्यूशन है नैनो यूरिया। पारंपरिक यूरिया को जमीन पर फेंका जाता है, जहां उसका करीब 70% हिस्सा बारिश में बह के बर्बाद हो जाता है। लेकिन नैनो यूरिया को सीधा पत्तियों पर स्प्रे किया जाता है, जहां पौधा उसे फौरन सोख लेता है। इससे पोषक तत्वों की एफिशिएंसी 30% से बढ़कर 80% से भी ज्यादा हो जाती है। ये चीज आयात पर हमारी निर्भरता को बहुत हद तक कम कर सकती है। तो कुल मिलाके हम एक बहुत ही नाजुक स्थिति में हैं। हमारी मिट्टी की जान जा रही है, हमारा पानी जहरीला हो रहा है, और 1 अरब से ज्यादा लोगों की खाद्य सुरक्षा एक बहुत ही पतले धागे से बंधी हुई है। हम हर साल बस जैसे तैसे एक बड़े संकट को आगे धकेल रहे हैं। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हेबर-बॉश प्रोसेस वो चमत्कार था जिसने 20वीं सदी का पेट भरा, लेकिन अब 21वीं सदी में हमें एक नए चमत्कार की जरूरत होगी। वो चमत्कार क्या होगा? इस सवाल का जवाब ही हमारे देश की खाद्य सुरक्षा का भविष्य तय करेगा।